बीए हिंदी ऑनर्स, पहला पेपर हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें हम चैप्टर कर रहे थे काल विभाजन और नामकरण की समस्या। हमने इसके कुछ क्वेश्चन किए थे। अब इसके मेन लॉन्ग क्वेश्चन हो रहे हैं, 3 क्वेश्चन हो रहे हैं इसके अंदर, जिसमें से पहला था हिंदी साहित्य के काल विभाजन पर टिप्पणी लिखिए। तो हम पीछे भी कर चुके हैं, उसमें से भी आंसर बन सकते हैं, लेकिन हम इसको डिटेल में कर लेते हैं। हिंदी साहित्य के काल विभाजन पर टिप्पणी कीजिए। तो आंसर है, सबसे पहला क्या था काल विभाजन में? आदिकाल, जिसको चारण काल भी कहते हैं और वीरगाथा काल भी कहते हैं। तो इसका समय सन 1050 से 1375। तो राजनीतिक दृष्टि से ये युग भारतीय इतिहास के पतन और विघटन का युग था। यहाँ पर भारतीय इतिहास में पतन हुआ, मुगल आए थे, मुगलों ने सबसे ज़्यादा नुकसान किया। सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात देश में एक छत्र शासन का अभाव हो गया। राष्ट्र छोटे छोटे राज्यों में बट गया। लोगों की रुचि युद्ध की ओर अधिक थी। राज्यों के शासक झूठी शान के चक्कर में फंसकर आपस में लड़ाई किया करते थे। छोटी छोटी बातों को लेकर प्राय युद्ध हो जाया करते थे। कभी कभी वीरता प्रदर्शन अथवा विवाह शादियों के अवसर भी अकारण मारकाट हो जाती थी। चारण और भाट अपने आश्रयदाता राजाओं को ओजस्विनी भाषा में बढ़ा चढ़ाकर शौर्य प्रदर्शन किया करते थे। अब वो क्या करते थे, जो वहाँ के उस समय के जो रचनाकार थे, कवि वगैरह थे, वो अपने अपने राजा को चढ़ाते थे। ठीक है, उनको उनके शौर्य का प्रदर्शन करके, उनके शौर्य के बारे में बढ़ के उनको और चढ़ाया करते थे और युद्ध के लिए प्रोत्साहित भी करते थे। इसीलिए इसे चारण काल भी कहा जा सकता है। राजा महाराजा आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे तथा उनकी शक्ति क्षीण हो गई थी। भारत में गृह युद्ध देखकर यवनों के भी आक्रमण होने लगे, मतलब दूसरी जगह से लोग आने लगे। पश्चिम की ओर से मुसलमानों ने भी आक्रमण शुरू कर दिया। पराक्रमहीन क्षत्रियों ने भारत की प्रभुसत्ता को विदेशियों के हाथ सौंप दिया। क्षत्रियों का बिल्कुल पतन हो चुका था। वे एक दूसरे को नष्ट करने के ताक में रहकर अपना ही सर्वनाश कर रहे थे। बौद्ध धर्म का ह्रास होने लगा। ब्राह्मण धर्म फिर से पनपने लगा। इस युग में राजा का महत्व सर्वोपरि था। उसकी इच्छा पर संपूर्ण राज्य निर्भर था। साधारण जनता का कोई महत्व नहीं था। इस समय खुमान रासो, बीसल देव रासो, परमाल रासो जैसे वीर रसपूर्ण ग्रंथों की रचनाएं हुई। अतः इसका नाम वीर गाथा काल रख दिया गया। इस युग के प्रमुख कवियों में कौन थे? चंद्रबरदाई, नरपति नालय, जगनिक, ये सारे आदिकाल के प्रमुख कवि थे। फिर इसके बाद आता है मध्यकाल। मध्यकाल को 2 पार्ट में डिवाइड किया, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। तो पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल के नाम से भी जाना गया। इसका समय था 1575 से 1700। भक्ति काल के आरंभ के समय में भारतवर्ष में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी। अब क्या था? मुगल आ चुके थे। देशों में मुसलमानों का राज्य स्थापित हो चुका था। भारतीय राजाओं को कुचल डाला गया। हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह समाप्त कर दिया गया। राजाओं की वीरता की प्रशंसा करने वाली वाणी स्वतः ही मूक हो गई। जो राजा की वीरता की प्रशंसा करती थी वो चुपचाप अपने आप ही शांत हो गए। उन्होंने भारतीयों की स्वतंत्रता के साथ साथ उनके धर्म को भी भ्रष्ट कर दिया। उन्होंने क्या किया कि जहाँ पर मंदिर थे तोड़ तोड़ कर वहाँ पर मस्जिदें बना दी। सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये था, जहाँ पर राम मंदिर था वहाँ पर बाबरी मस्जिद बनाई उन्होंने तोड़ करके। और कहा तो ये भी जाता है कि ताजमहल के नीचे भी शिव मंदिर है। ठीक है, तो उन्होंने भारतीय धर्म को भी नुकसान पहुंचाया। अपने पौरुष से हताश जाति और निस्सहाय हिंदू जनता निर्बल के बल राम का सहारा ढूंढने लगी और फल स्वरूप भक्ति काल का आविर्भाव हुआ। अब जब इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है तो सबसे पहले उसे भगवान का सहारा लेता है तो वो भगवान की भक्ति करने लगे, राम की भक्ति करने लगे। वहीं से भक्ति काल की शुरुआत मानी जाती है। मुसलमानों के अत्याचारों के सामने सामान्य जनता की धर्म भावना काफ़ी दब चुकी थी। उनका हृदय धर्म से काफ़ी हट चुका था। मुसलमान मूर्ति तोड़ने तथा देव मंदिर गिराने में संलग्न थे। जितने भी मुगल आए उन्होंने हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा। जनता में धार्मिक विश्वास कम हो गया। उसे ना कर्म की प्रति आस्था, उनके अंदर ना तो कर्म के प्रति आस्था रह गई थी, ना भगवान की कृपा पर उन्हें विश्वास ही था। जनता में भगवान के प्रति अविश्वास होने लगा। उनके सामने ही उनके देव मंदिर गिराए जाते थे और मुरारी उनकी रक्षा ना करते थे, मतलब भगवान की रक्षा भी नहीं करते थे। अब उनको मन में ये बात आ गई, जब भगवान अपने मंदिर की ही रक्षा नहीं कर सकते तो हमारी रक्षा कैसे करेंगे। इससे पंडित वर्ग चिंतित होने लगे। वे लोग वेदांत, ब्रह्मसूत्रों, उपनिषदों, गीता आदि पर शास्त्रार्थ भाष्य आदि करने में संलग्न थे। फलस्वरूप परंपरागत भक्ति मार्ग के सिद्धांत पक्ष का कई रूपों में नूतन विकास हुआ, नया विकास हुआ। इस काल में 2 धाराएं प्रबल रूप से बही। एक थी निर्गुण धारा और दूसरी थी सगुण धारा। निर्गुण धारा में ईश्वर को निराकार मानकर संत कवियों ने ज्ञान की चर्चा की और सगुण धारा में ईश्वर को साकार मानकर उपासना करने वाले भक्त कवि हुए। निर्गुण धारा को भी दो रूप हो गए। अब निर्गुण धारा में भी 2 रूप बन गए। ज्ञान आश्रय शाखा, जिसके प्रमुख प्रवर्तक कौन थे? कबीरदास थे। और दूसरी थी प्रेम मार्गी शाखा,
जिनके अनुयायी जो थे जायसी आदि सूफी कवि थे। सगुण धारा में भी 2 शाखाओं में प्रभावित हुई। राम भक्ति शाखा, जिनके प्रमुख अनुयायी जो थे गोस्वामी तुलसीदास थे, और दूसरी कृष्ण भक्ति शाखा, जिसके अनुयायी गायक महात्मा सूरदास थे। इस प्रकार भक्ति भाव की प्रधानता होने के कारण इसका नाम भक्ति काल दिया गया। ये था हमारा पूर्व मध्य काल। इसके बाद उत्तर मध्य काल आता है, जिसे श्रृंगार काल और रीति काल के नाम से भी जाना जाता है। इसका समय था 1700 से 1900। रीति काल का युग हिंदी साहित्य में भक्ति काल के बाद आता है। इस युग में रीति परंपरा भी विकसित हुई। इस काल में श्रृंगार की परंपरा अश्लीलतम रूप में समाज के सामने आने लग गई। अब श्रृंगार काल में क्या हुआ, उन्होंने इसको कविताओं को, अपनी रचनाओं को अश्लील बना दिया। यह युग कला प्रधान युग ठहरा और रीति का विश्लेषण हुआ, इसीलिए इसका नाम रीति काल पड़ा। इस समय शाहजहां का शासन था और अंत में अंग्रेज शासक आए। यह काल सुख तथा वैभव का काल रहा। शाहजहां के समय में सारे समाज में पूर्ण शांति थी और सारा समाज पूर्ण रूप से भोग विलास में लिप्त भी था। उस समय सारा समाज ही विलासिता में डूबा हुआ था। समाज में 3 वर्ग बटे थे। एक था उत्पाद, दूसरा भोक्ता और तीसरे कविगण। उत्पाद कौन, जो मजदूर वगैरह जिनका शोषण हुआ करता था। भोक्ता कौन थे, राजा वगैरह जो उनका भोग कर रहे थे, और तीसरे थे कविगण जो रचनाएं करते थे। तो उत्पादक में किसान और मजदूर थे, जिनकी अवस्था खराब थी और जो आए दिन झगड़ों से मिट रहे थे और दुखी थे। दूसरे थे भोक्ता। इस वर्ग में राजा, नवाब और उनके नौकर चाकर थे, जो भोग प्रवृत्ति में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। और तीसरे कविगण थे, जो राजाओं तथा बादशाहों के आश्रय में रहकर अपना जीवन चलाते थे और उनको प्रसन्न करने में ही अपने आप को धन्य समझते थे। इस काल में संत थे, पर इतने प्रभावी नहीं थे। धर्म का वास्तविक विकास रुक गया था। कृष्ण भक्ति की परंपरा चल रही थी, परंतु यह विलासिता प्रधान थी। संत महंत जी भी राशि ठाठ से रहते थे। साहित्य का सुंदर स्वरूप किसी को दिखाई नहीं देता, क्योंकि बुद्धि विलासिता में डूब गई थी। विकास की भावना रुक गई थी। शुद्ध श्रोता दिखाई नहीं पड़ता था और राम और कृष्ण का आदर्श भी नहीं था। कवि गुलाम हो गया था। कहा भी है, जैसे खाए अन्न वैसा बने मन। अब जैसा अन्न खाएंगे वैसा ही मन बनेगा। तो राजा भोग विलास में डूबे हुए थे, तो उनके जो कवि थे वो भी वैसे ही हो गए थे। कविता राज दरबारों की हो गई थी। कृष्ण और राधा का स्वरूप भी लोगों ने बिगाड़ दिया था। उसमें उन्होंने उनके रूप वर्णन में भी, उनके प्रेम को भी उन्होंने अश्लीलता से प्रदर्शित किया था। फिर है आधुनिक काल। इसके बाद मध्यकाल के बाद आता है आधुनिक काल। ये 1900 से अब तक चल रहा है। इस समय देश में नई चेतना जाग रही थी। स्वतंत्रता संग्राम का प्रभाव हर देशवासी पर दिख रहा था। साहित्य के क्षेत्र में कवि, लेखक परिपाटियों से हटकर देश के हित में लिखने लगे थे। अंग्रेजी शासन के कारण पड़ रहे पाश्चात्य प्रभाव से समाज सुधारक भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों पर चोट कर रहे थे। समाज की बदलती विचारधारा साहित्य में भी स्थान बना रही थी। अब इसको आधुनिक काल को भी डिवाइड किया है इन्होंने। पहले आता भारतेंदु युग का काल विभाजन और नामकरण। भारतेंदु युग का काल विभाजन और नामकरण। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आधुनिक हिंदी के विकास का आरंभ सन 1843 ईस्वी स्वीकारते हैं। तो डॉक्टर राम विलास शर्मा इसका आरंभ सन 1868 ईस्वी से ही मानना समीचीन समझते हैं। दूसरी ओर डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इस युग का आरंभ सन 1850 ईस्वी से ही माना है। इन उपयुक्त मतों को ध्यान में रखकर वैज्ञानिक और राजनीतिक घटनाओं के प्रभाव को दृष्टिगत कर हिंदी साहित्य के आधुनिक युग का आरंभ सन 1850 ईस्वी से मानना समुचित समझते हैं। ऐसा इसलिए कि इन घटनाओं के कारण का समय सन 1856 के 50 ईस्वी के आसपास दिखाई देता है। दूसरा कारण यह है कि सन 1850 ईस्वी युग प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म समय है। 1850 में भारतेंदु का जन्म हुआ था। चाहे उनके जन्म से आधुनिकता का आरंभ ना हुआ हो, लेकिन और दूसरी घटनाओं के साथ यह भी एक घटना ही मानी जा सकती है। अतः इस वर्ष को आधुनिक संवेदना का पहला कदम कहा जा सकता है। आधुनिक काल के अंतर्गत एक विशेष प्रकार के साहित्य की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। इसे ही दृष्टिगत करके इस काल को सामान्य रूप से भारतेंदु युग के नाम से पुकारा जाता है। इसका अवसान आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सन 1893 ईस्वी तक माना है। दूसरी ओर डॉक्टर राम विलास शर्मा और लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इस युग की अंतिम सीमा सन 1900 ईस्वी माना है। अध्ययन मनन के उपरांत हम ये कह सकते हैं कि इस काल की अंतिम सीमा सन 1900 ईस्वी मानना समीचीन है। मतलब इसकी अंतिम सीमा क्या है, 1900 ईस्वी, क्योंकि इस काल तक सभी साहित्यिक प्रवृत्तियां सन 1893 ईस्वी के बाद भी सक्रिय रही थी। सन 1850 से लेकर सन 1900 तक के इस हिंदी साहित्य के इतिहास को कम से कम 4 भागों में
साहित्य समीक्षकों ने विभाजित करना समुचित समझा है। मतलब 50 साल का जो समय है इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है। 1850 से 1900 तक के समय को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। इस दृष्टि से उन्होंने 4 नाम प्रस्तुत किए हैं। एक है परिवर्तन काल, फिर आता है पुनर्जागरण काल, फिर आधुनिक काल और फिर नवजागरण काल। ठीक है, इसमें द्विवेदी युग, आधुनिक काल का दूसरा युग सन 1900 के बाद द्विवेदी युग आ जाता है। आधुनिक काल का दूसरा युग सन 1900 ईस्वी के करीब आरंभ होता है। इस काल का नाम द्विवेदी युग दिया गया। इस काल का आरंभ अधिकार विद्वान आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा सरस्वती पत्रिका के संपादन के समय से ही मानने का पक्षधर है। यह सर्वविदित है, सबको पता है कि सरस्वती पत्रिका का आरंभ आचार्य द्विवेदी ने सन 1903 ईस्वी से किया था। इसके माध्यम से उन्होंने साहित्य के मानक स्वरूप को स्थापित किया। इस दृष्टि से उन्होंने न केवल गद्य की ओर ही अपनी दृष्टि दौड़ाई अपितु पद्य की ओर भी, उन्होंने गद्य के साथ साथ पद्य का भी विकास किया। इस प्रयास में उन्होंने भाषा की शुद्धता और मर्यादाबद्ध नैतिक साहित्य पर विशेष बल दिया। इसके बाद द्विवेदी युग के बाद छायावाद। छायावाद के आरंभ के विषय में साहित्य समीक्षकों की आम सहमति है। इस काल का आरंभ साहित्य समीक्षक द्विवेदी युग के अवसान काल से ही मानते हैं। जब द्विवेदी युग खत्म हो गया तब छायावाद शुरू हुआ। दूसरे शब्दों में छायावाद का आरंभ हिंदी के इतिहासकारों ने सन 1920 से स्वीकार किया है। यह भी सच है कि द्विवेदी युग में ही छायावादी साहित्य की झलक दिखाई देने लगी थी। सन 1960 में निराला की जूही की कली प्रकाश में आई थी। उसके बाद सन 1918 में प्रसाद की कविता झरना और पंत की कविता पल्लव की कुछ कविताएं सन 1920 के लगभग प्रकाशित हुई थी। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि सन 1915 के आसपास छायावादी साहित्य का उदय होने लगा था, लेकिन इसका पूरा प्रभाव तो सन 1920 ईस्वी के आसपास ही दिखाई देता है। इसीलिए इसका समय विद्वानों ने 1920 ही स्वीकार किया है। सन 1936 में प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ कृति कामायनी, निराला की राम की शक्ति पूजा, प्रेमचंद का गोदान आदि रचनाएं छायावादी युग की सर्वोच्च और सर्वोत्कृष्ट रचनाएं स्वीकृत हुई है। यही नहीं, इस वर्ष प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भी हुई। इन तथ्यों के आधार पर साहित्यिक समीक्षकों ने छायावादी साहित्य का अंतिम समय 1936 माना है। तो 1920 से शुरू होकर ये 1936 पर समाप्त होती है, जहां पर और उसकी जो छायावाद की मेन कविताएं कौन सी हैं? कमायनी है, राम की शक्ति पूजा है और प्रेमचंद का गोदान, ठीक है, उपन्यास है वो। तो ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, छायावाद की प्रमुख रचनाएं हैं। छायावाद के वैशिष्ट्य के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा, छायावाद जहाँ तक आध्यात्मिक प्रेम लेकर चला है वहाँ तो रहस्यवाद के ही अंतर्गत रहा। उसके आगे प्रतीकवाद या चित्र भाषावाद नाम की काव्य शैली के रूप में ग्रहित होकर भी वह अधिकतम प्रेम गान ही करता रहा। फिर है छायावादोत्तर, छायावाद के बाद का काल। छायावादोत्तर साहित्य में विविध प्रकार की काव्य प्रवृत्तियां निरंतर परिवर्तनशील रही। इस साहित्य में विभिन्न प्रकार के आंदोलन उठ खड़े हुए, जैसे प्रगतिवाद, व्यक्तिवाद, गीति काव्य, राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता, प्रयोगवाद, नई कविता, नई कहानी, अकविता। यहाँ इस प्रकार के आंदोलनों के नामकरण और समय निर्धारण की कोई प्रसंगता नहीं है। यह इसलिए उनके काल विभाजन और नामकरण के विषय में कोई मत भिन्नता नहीं है। दूसरी बात यह है कि इस काल का भी अन्य कालों के समान महत्व और प्रभाव है। तो ये आधुनिक काल को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया। पहले भारतीय हिंदू युग, फिर द्विवेदी युग के बाद छायावाद के बाद छायावादोत्तर काल। ठीक है, तो ये था हमारा हिंदी साहित्य का काल विभाजन और उस पर टिप्पणी।